हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिज़िक्स। जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम एनटीएससी का क्विज़ ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हेयर वी कम। आज हम एनटीएससी क्विज़ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके रूल बता देता हूँ। हर एक क्वेश्चन जो होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा। वो करेक्ट ऑप्शन आपको टाइप करना है। आपको इसके लिए मिलेंगे 10 सेकेंड्स। आफ्टर 10 सेकेंड द आंसर विल ब्लिंक ऑन द स्क्रीन। तो उन 10 सेकेंड में जिन्होंने भी आंसर पुश किया होगा उसके हिसाब से उनके मार्क्स आप खुद ही ऐड कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन here comes on screen. A 1500 watt electric geyser used every day for 2 hours. Calculate the energy consumed in 1 month. एक 1500 वाट का इलेक्ट्रिक गीज़र है जो 2 घंटे के लिए रोज़ यूज होता है। आपको बताना है कि एक महीने में वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। आपके ऑप्शंस हैं 90 किलोवाट आवर, 30 किलोवाट आवर, 750 kilowatt hour, and fourth none of these. And your time starts now. टाइम समाप्त हो गया। योर आंसर इज 90 किलोवाट आवर। कैसे आया ये आंसर? देखिए, जो पावर कंज्यूम्ड है उसका फॉर्मूला होता है वाट इंटू आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। जब आप इसमें वाट्स 1500 रखेंगे, आवर्स 2 आवर्स इंटू, क्योंकि 1 मंथ के लिए वो यूज़ हो रहा है तो इंटू 30 भी करेंगे और डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 90 किलोवाट पर किलोवाट आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हियर कम्स, an engine supplies 196 joules of energy. If the energy supplied to a weight of 500 gram, how high it can be lifted? यानी कि एक इंजन है जो 196 जूल एनर्जी सप्लाई करता है। अगर ये एनर्जी एक 500 ग्राम के वज़न को लगाई जाए तो उसे कितना ऊपर तक उठाया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं A 38 मीटर, B 39 मीटर, C 40 मीटर और D 42 मीटर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हियर कम्स द राइट आंसर 40 मीटर, सी ऑप्शन। देखिए, आपको एनर्जी दी गई है और जितना वज़न उठाना है उस एनर्जी की हेल्प से वो है 500 ग्राम। एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो यहाँ से h आ जाएगा एनर्जी बाय mg। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ए गैस बैलून अपवर्ड? इनमें से कौन सा बल एक गुब्बारे को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, जो उसमें गैस भरी होती है जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है, कौन सा बल है जो इस काम में उसकी हेल्प करता है? ऑप्शंस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन सी बॉयंट फोर्स, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फोर्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं आंसर क्या है। योर आंसर इज सी बॉयंट फोर्स। देखिए, बॉयंट फोर्स क्या होता है? लिक्विड में या गैसेस में, जिनको हम फ्लूइड बोलते हैं, उसमें मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स वर्क करता है। जैसे अगर हम पानी में किसी चीज़ को डुबोते हैं तो वेट तो नीचे काम करता है, लेकिन पानी उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं वो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाती हैं, दैट इज़ ऑल्सो बॉयंट फोर्स। उसकी वजह से जो गैस का गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। When white light is passed through a prism, it is observed that
वॉयलेट लाइट बेंड्स मोर देन रेड लाइट, दिस इज बिकॉज, यानी कि जब वाइट लाइट को हम एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये देखा गया है कि जो वॉयलेट लाइट है वो रेड से ज़्यादा बैंड होती है। ऐसा है क्योंकि ऑप्शन ए, आवाज भी कम क्यों कर ली है, आवाज कम आती है, वो पता ना कंप्यूटर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, when white light is passed through a prism it is observed that violet light bends more than red light, this is because, यानी कि जब वाइट लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये देखा गया है कि जो वॉयलेट लाइट है वो रेड से ज़्यादा बैंड होती है। ऐसा है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट ऑफ वॉयलेट लाइट, ऑप्शन बी, refractive index of glass is more for violet light, option C, wavelength of violet is more than that of red light, और option D, it is the property of these colors। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। देखते हैं इसका आंसर क्या है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर वॉयलेट लाइट। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वॉयलेट कलर के लिए तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वॉयलेट कलर रेड से ज़्यादा, बल्कि रेड से क्या, किसी से भी ज़्यादा बेंड करता है, इसलिए स्पेक्ट्रम में वॉयलेट सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पास्कल्स लॉ होल्ड गुड फॉर, ऑप्शन ए गैसेस ओनली, ऑप्शन बी लिक्विड एंड फ्लूइड, ऑप्शन सी सॉलिड्स ओनली, एंड ऑप्शन डी फॉर ऑल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं, देखते हैं कौन सही है। एंड आवर आंसर इज यस, ऑप्शन डी फॉर ऑल, यानी कि आपका जो पास्कल लॉ है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सभी स्टेट में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करे उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्टामीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, एंड ऑप्शन डी क्रोनोमीटर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। आई होप ये आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। यस, ऑप्शन ए एमीटर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, दैट्स गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ज़ीरो एट, यानी कि जी की वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो होती है? जो स्मॉल जी हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू ज़ीरो कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर ए पोल्स, यानी कि जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल हैं उन पर, ऑप्शन बी इक्वेटर पर, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ अर्थ पर, या ऑप्शन डी इन तीनों में से कहीं पर नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। देखते हैं आंसर क्या है। द आंसर इज सी एट सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर जाएंगे तो जी की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर डी डेप्थ पे जाते हैं तो जी की वैल्यू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर हो जाती है। यहाँ पे अगर आप डी और आर को इक्वल रख दें, यानी कि डेप्थ रेडियस के बराबर हो जाए, तो हम सेंटर पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
8th here in your on your scheme. The size of atom is nearly option A 10 raised to the power minus 5 meter, option B 10 raised to the power minus 8 meter, option C 10 raised to the power minus 15 meter and option D 10 raised to the power minus 10 meter. ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. So your time starts now. टाइम अप. देखते हैं आंसर क्या है. द आंसर इज डी 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर. देखिए कई बार स्टूडेंट्स ऑप्शन सी में भी कंफ्यूज हो रहे हैं. 10 रेज टू द पावर माइनस 15 मीटर जो है वो न्यूक्लियर रेडियस होती है. एटम की रेडियस जो है वो 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. The force of repulsion between two parallel wire is F when each one of them carries a certain current I. If the current in each is doubled, the force between them the force of repulsion between two parallel wire is F when each one of them carries a certain current I. If the current in each is doubled, the force between them would be option A 2F, option B 3F, option C 4F और option D F by 4. दो वायर हैं पैरेलल, उनके बीच में F फोर्स लग रहा है और उसमें I करंट दोनों में फ्लो हो रहा है. अगर हम दोनों के करंट को डबल कर दें तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इनमें से कितना हो जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप. लेट अस सी व्हाट द आंसर इज. यस, ऑप्शन सी 4F. आपका जो फोर्स है वो दोनों में, क्योंकि करंट डबल कर दिया है और जो फोर्स होता है वो दोनों के करंट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है. तो 2 × 2 4. तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ए फ्यूज वायर हैज इवेंचुअली हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. ऑप्शन बी लो रेजिस्टेंस and high melting point, option C high resistance and low melting point and option D none of these. एक फ्यूज वायर जो है वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है. आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप. आपके सही आंसर हैं हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. जो फ्यूज वायर होता है उसका हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो गर्म जल्दी होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो ब्रेक जल्दी हो जाएगा. यही कारण है कि फ्यूज वायर जो है वो घरों में एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. द EMF ऑफ 3 आइडेंटिकल सेल्स connected in series is 6 volt. The EMF of each is. जो 3 सेल सीरीज में कनेक्ट हैं उनका टोटल EMF 6 वोल्ट है. तो हर एक का EMF कितना होगा. ऑप्शन ए 6 वोल्ट, ऑप्शन बी 2 वोल्ट, ऑप्शन सी 3 वोल्ट एंड ऑप्शन डी none of these. And your time starts now. टाइम अप. देखते हैं आंसर क्या है. द आंसर इज 2 वोल्ट. देखिए जो 2-2 वोल्ट के 3 सेल्स अगर सीरीज में जुड़ेंगे तो उनका नेट EMF ऐड होके 6 वोल्ट हो जाता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. ए पर्सन यूजिंग कन्वेक्स लेंस मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम
एक व्यक्ति जो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर रहा है उसकी आंखों में जो दोष होगा वो ऑप्शन नंबर ए मायोपिया हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं आंसर क्या है. आंसर इज हाइपरमेट्रोपिया. इसको हम हिंदी में दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, जिसमें आप दूर की वस्तुएं तो देख पाते हैं पर पास की चीजें नहीं देख पाते. तो उसके इलाज के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर देन द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट ऑन अर्थ विल. अगर वायुमंडल ना हो तो जो दिन की अवधि है हमारी पृथ्वी के लिए वो ऑप्शन ए इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी डिक्रीज यानी कि घट जाएगी, ऑप्शन सी रिमेन सेम यानी कि उतनी ही रहेगी, और ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं होगा. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं आंसर क्या है. द आंसर इज डिक्रीज. एटमॉस्फेयर के कारण जो हमारा दिन है वो सुबह 2 मिनट पहले स्टार्ट होता है और जो शाम है वो 2 मिनट लेट हो जाती है. तो इस तरह से 4 मिनट हमारा दिन जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेयर. तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो 4 मिनट की कमी आ जाएगी दिन की अवधि में. तो आंसर डिक्रीज बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. The critical angle of liquid is 30 degree. Its refractive index will be. अगर किसी लिक्विड के लिए क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा. ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 0.5. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. देखते हैं आंसर क्या है. आंसर इज 2, बी ऑप्शन. देखिए क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन होता है n इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी. तो जब आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड oxygen at NTP has a larger number of molecule at equal temperature and pressure. इनमें से कौन सा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लेके चल रहे हैं, अगर हम एनटीपी पे रखें और इक्वल वॉल्यूम रखें तो किसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे. ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि दोनों के मॉलिक्यूल सेम होंगे, एंड ऑप्शन डी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. ऑप्शन सी बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखिए ये एवोगैड्रो लॉ है कि अगर कोई भी आप दो गैसेस ले रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात नहीं है, अगर उनके इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल प्रेशर है, इक्वल टेम्परेचर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. दिस इज एवोगैड्रो लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. ऑप्शन ए depends on frequency, option B is always same, option C depends on energy and option D depends on wavelength. आपका समय शुरू होता है अब.
टाइम अप। काफ़ी सारे लोगों ने आंसर दिए हैं, लेट अस चेक किसका सही है। सही जवाब है बी, इज ऑलवेज सेम। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना एनर्जी पे, ना वेवलेंथ पे। ये एक कांस्टेंट है, जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो भी फिक्स रहता है, ये भी फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body is directly proportional to time, then the speed of the body, यानी कि जो बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे में स्पीड क्या होगी? ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी रिमेन सेम, ऑप्शन सी डिक्रीजेज एंड ऑप्शन डी इज एक्चुअली जीरो। Your time starts now. Time up. Let's see what the right answer is. It remains same. So the right answer is remains same, option B. देखिए जब डिस्टेंस टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये कंडीशन होती है कांस्टेंट स्पीड की, तो दैट्स व्हाई स्पीड विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विद डबलिंग द स्पीड ऑफ ए व्हीकल द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट बिकम्स, यानी कि अगर हम किसी व्हीकल की स्पीड को डबल कर देते हैं तो जितने डिस्टेंस में वो रुकेगा वो डिस्टेंस क्या हो जाता है? ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी ट्रिपल, ऑप्शन सी हाफ एंड ऑप्शन डी 4 times। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 4 times, ऑप्शन डी। देखिए लेट मी टेल यू, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। इसमें जब आप स्पीड को डबल करेंगे तो जो डिस्टेंस है उसका स्केयर टाइम्स यानी कि 4 times हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इफ अ लेंस इज डिसअपियर्ड इन अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज, यानी कि अगर कोई लेंस किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड के अंदर डालने से डिसअपियर हो जाता है तो उस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्शन ए लेस देन द लिक्विड होगा, ऑप्शन बी इक्वल टू द लिक्विड होगा, ऑप्शन बी ग्रेटर देन द लिक्विड होगा, और ऑप्शन डी कैन नॉट से। ऑप्शन सी है आपका इक्वल टू द लिक्विड एंड ऑप्शन बी है ग्रेटर देन द लिक्विड। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। इट इज सी, इक्वल टू द लिक्विड। देखिए अगर लिक्विड और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट बेंड नहीं होगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि अंदर कुछ है ही नहीं, यानी कि लेंस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 20। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी एम्पियर पर मीटर एंड ऑप्शन बी वेबर। लेट अस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी द राइट आंसर। ऑप्शन बी वेबर, दिस इज द राइट आंसर। आज का क्विज हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। आप अपने आंसर जो आपने दिए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके 20 में से कितने मार्क्स हैं।
आगे भी हम इस तरह के क्विज करते रहेंगे. बी कनेक्टेड. थैंक यू.